नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी दैनिक जागरण का ये एडिटोरियल है, माओवादियों से मिलती मुक्ति। ये संपादकीय है, ये देखते हैं इसके बारे में। माओवादियों के खिलाफ, माओवादियों का मतलब रहता है जो नक्सलाइट होते हैं, उनको उनसे तात्पर्य है। माओवादियों के खिलाफ जारी अभियान को फिर से एक बड़ी सफलता मिली। इस बार यह सफलता मिली उड़ीसा के कंधमाल जिले में, जहां 1.1 करोड़ के इनामी माओवादी सरगना गणेश उइके अपने 4 साथियों के साथ मुठभेड़ में मारा गया। इसके कुछ घंटे पहले उड़ीसा में ही 2 और माओवादी मारे गए थे। उड़ीसा में माओवादी सरगना गणेश के साथ मारे जाने के साथ बाद यह राज्य भी माओवाद से मुक्त होने के कगार पर आ खड़ा हुआ है। इसी के साथ देश के अगले वर्ष मार्च तक माओवाद से मुक्त होने के आसार और बढ़ गए हैं। इसे गृह मंत्री शाह ने जिस तरह नए सिरे से दोहराया है, उससे इस लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर उनकी प्रतिबद्धता का ही पता चलता है। कितना अच्छा होता कि ऐसी ही प्रतिबद्धता मनमोहन सरकार ने दिखाई होती। हालांकि मनमोहन सरकार के समय जब चिदम्बरम गृह मंत्री थे तो माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ग्रीन हंट चला गया, लेकिन उसका विरोध कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने ही शुरू कर दिया था। इसके चलते ऑपरेशन धीरे धीरे निष्प्रभावी हो गया और इसकी देश को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। इससे माओवादियों का दुस्साहस बढ़ा और उन्होंने अपने को संगठित कर सुरक्षा बलों पर घातक हमले और आदिवासियों का दमन करने के साथ ही विकास कार्यों को रोका और अपनी लूट खसोट तेज की थी। इसमें कोई संशय नहीं रह जाना चाहिए कि माओवादी विषैली विचारधारा से लैस ऐसे हथियारबंद लोगों का निर्मम समूह है जो गरीबों के हित की रक्षा की आड़ लेकर हर तरह की मनमानी और उगाही करता है। हाल ही के समय में जिस तरह एक के बाद एक माओवादी सरगना मारे गए हैं, वो बड़ी संख्या में उनके सहयोग ने समर्पण किया है, उससे माओवादी अंतिम सांस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी पुष्टि इसी से होती है कि जब माओवाद से प्रभावित जिलों की संख्या 11 ही रह गई है। एक समय में जिलों की जो संख्या 182 थी, बीतते कुछ समय में माओवाद से कई ऐसे क्षेत्र भी मुक्त हुए हैं जो कभी उनके गढ़ भी हुआ करते थे। हालांकि कई भूमिगत माओवादी नेता इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि वे हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वे हथियार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि माओवादी जब तक सुरक्षा बलों को चुनौती देते रहे, इसे देखते हुए बच्चे खुचे माओवादियों के खिलाफ शक्ति का परिचय देने में संकोच नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें न तो सिर पर उठाने का अवसर दिया जाना चाहिए, न ही संगठित होने का। ऐसे हालात पैदा करने होंगे जिससे उनके सामने समर्पण करने के अलावा और कोई उपाय नहीं हो। भूमिगत माओवादी नेताओं के साथ साथ उन्हें वैचारिक खुराक देने वाले उन तत्वों को पर भी कड़ी निगाह रखी जानी चाहिए जो अर्बन नक्सलाइट कहे जाते हैं। अगला बिजनेस स्टैंडर्ड का ये एडिटोरियल है, समग्र विनियमन। हाल ही में प्रस्तुत प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक 2025 MMC 2025 3 कानूनों की जगह लेगा। क्या बोला है? हाल ही में प्रस्तुत प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक 2025 3 कानूनों की जगह लेगा। यह एकीकरण और सरलीकरण की दिशा में उठाया गया एक कदम है। विधेयक को जांच के लिए संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा गया है। क्या है इस विधेयक को? कौन सा विधेयक है? प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक 2025। ये 3 कानूनों की जगह ले रहा है। इसमें क्या है कि सरलीकरण और एकीकरण की दिशा में उठाया गया कदम है। इस विधेयक को जांच के लिए ये संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति होती है, उसके पास जांच के लिए भेजेगा। ये 3 कानून कौन कौन से हैं इसमें? प्रतिभूति अनुबंध विनिमयन अधिनियम 1956। अगला है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी जो रहता है 1992, और डिपॉजिटरी अधिनियम 1996। यानी कौन कौन सी 3 जो अधिनियम है? प्रतिभूति अनुबंध विनिमय अधिनियम 1956, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जो सेबी होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, और डिपॉजिटरी अधिनियम 1996। इनकी जगह पे कौन सा अधिनियम आ गया है? प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक 2025।
ये अधिनियम है जो प्रतिभूतियों विनिमय, संचालन और प्रतिभूतियों की डीमैट या इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारण और हस्तांतरण से संबंधित है, और साथ ही सेबी को बाजार नियामक और प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण को उसका अपील मंच भी स्थापित करता है। विधेयक अधिकांश मौजूदा प्रावधानों को बनाए रखता है, लेकिन कुछ इसमें प्रमुख जोड़ और बदलाव भी उल्लेखनीय है। उदाहरण के लिए सेबी की संरचना और उसकी शक्तियां वर्तमान में क्षेत्रीय का बोर्ड 9 सदस्यों का है, जिसे बढ़ाकर के 15 कर दिया गया है। महत्वपूर्ण रूप से बोर्ड में 6 स्वतंत्र और अंशकालिक सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान होने के बाद बाजार विनियामक बोर्ड के कामकाजों में बाहरी दृष्टिकोण और विशेषज्ञता लाने की उम्मीद है। जो एमएमसी जो अधिनियम है सभी सदस्यों के लिए हितों के टकराव को परिभाषित करने के वाले प्रावधानों का विस्तार करने का प्रस्ताव करता है, जिसमें प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष हित रखने वाले सभी सदस्य शामिल होंगे, यहाँ तक कि परिवार के सदस्यों द्वारा रखे गए हित थे। यह केंद्र सरकार को उस सदस्य को हटाने की शक्ति देता है जिससे जुड़े हित कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं, और विधेयक जांच या निर्णय अधिकारी की नियुक्ति केवल पूर्णकालिक सदस्यों या सेबी अधिकारियों तक सीमित करता है, जो कि जो वर्तमान में किसी भी व्यक्ति को ऐसे पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि एक निर्णायक अधिकारी पूर्व जांच में शामिल नहीं रहा होना चाहिए, जिससे संस्थागत निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। कथित उल्लंघनकर्ताओं को अंतिम समाधान प्रदान करने और स्पष्टता लाने के उद्देश्य से विधेयक किसी भी जांच पर आलोचना की तिथि से 8 वर्षों की सीमा तक करता है, जबकि वर्तमान में ऐसी कोई सीमा नहीं है। यह सीमा उन मामलों पर लागू नहीं होगी जिनका बाजार पर प्रणालीगत प्रभाव हो या जिन्हें जांच एजेंसियों के द्वारा संदर्भित किया गया हो। वर्तमान में तीनों अधिनियमों के तहत उल्लंघनों को कारावास, जुर्माना और दोनों के साथ साथ दंडनीय भी बनाया गया है। जी विधेयक है कुछ उल्लंघनों के लिए केवल मौद्रिक दंड की बात करता है और कुछ अपराधों के लिए कारावास को बनाए रखने के लिए बात करता है। उदाहरण के लिए नियामक अधिकारियों के आदेशों या जांच जो अधिकारी होते हैं उनके निर्देशों का अनुपालन न करना, बाजार दुरुपयोग जैसे कि भेदिया कारोबार, निवेशकों को धोखा देना, गैर सार्वजनिक जानकारी रखते हुए प्रतिभूतियों में लेन देन करना और प्रतिभूतियों की बाजार कीमतों में हेरफेर करना, यह बाजार दुरुपयोग को धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव करता है, जिससे प्रवर्तन निदेशालय को जांच आरंभ करने की अनुमति मिल सकती है। ये विधेयक सेबी के मध्यस्थों या निवेशकों की विशिष्ट श्रेणियों के पंजीकरण की शक्तियों को सौंपने की अनुमति देता है। यह सेबी से निवेशक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने को कहता है और सेवा प्रदाताओं को शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का निर्देश भी देता है। यह सेबी को शिकायतों के निवारण के लिए एक लोकपाल नियुक्त करने का अधिकार भी प्रदान करता है। जो एमएमसी औपचारिक रूप से बाजार अधोसंरचना संस्थान यानी एमआईआई की अवधारणा को मान्यता भी देता है। इसमें स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एंड डिपॉजिटरी शामिल है और साथ ही कोई नई श्रेणी जिसे केंद्र के द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, एमआईआई अपने उप नियमन बना सकता है ताकि सेवाओं तक गैर भेदभावपूर्ण पहुंच सुनिश्चित किया सके, बाजार दुरुपयोग को न्यूनतम किया सके और अन्य एमआईआई के साथ समानता सुनिश्चित किया सके। सेबी को कुछ पंजीकरण कार्यों में एमआईआई को सौंपने का अधिकार दिया गया है। विधेयक निवेशकों की सुरक्षा के लिए एक निवेशक चार्टर बनाने की अनुमति देता है। इसे अपने प्रदर्शन और विनिमयों की प्रभावशीलता को समीक्षा करनी होगी, जबकि कुछ मामलों में सेबी और केंद्र सरकार के द्वारा सार्वजनिक परामर्श अनिवार्य होगा। कई मायनों में बात करें तो यह एकीकरण बाजारों के संचालन और उनके नियमन की प्रक्रिया को सरल बनाता है। यह हितों के टकराव को मौजूदा अधिनियम की तुलना में अधिक व्यापक रूप से परिभाषित करता है, जो स्वागत योग्य है। हालांकि कुछ हलकों में चिंता है और एमसीसी सेबी में अत्यधिक शक्तियां केंद्रित करने वाला है। सेबी की शक्तियों पर नियंत्रण और संतुलन का एक स्पष्ट बयान जरूरी है। यह नियामक का जवाबदेह बना रहना सुनिश्चित हो सके। देश में बिजली व्यवस्था की जटिलता और मूल्य प्रणाली। अजय शाह लिखते हैं, इसको लेखक एक्सकेडी और फॉर्म के शोधक करता है। बिजली क्षेत्र एक जमाने में उठापटक से दूर एकदम स्थिर था। कोयले से बिजली बनाने की तकनीक भी दशकों तक ठहरी रही। इस तकनीकी ठहराव ने खास तरह की संस्थागत व्यवस्था, केंद्रीय नियोजन को जन्म दिया।
राज्य की राजधानी में बैठकर अधिकारी तय करते थे कि बिजली की क्षमता कितनी होनी है, कितनी होगी, स्थान क्या होगा और वितरण कितना होगा। ग्रिड आपूर्ति और मांग के बीच खाई पाटता था और उपभोक्ता नेटवर्क की भौतिक प्रभावों से बचे रहते थे। बिजली उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी, निजी क्षेत्र की सहभागिता कहा गया है इसको, परंतु इसमें बाजार अर्थव्यवस्था के गुण नहीं थे। इन व्यवस्था में इक्विटी पर 25 साल के रिटर्न की गारंटी थी और सक्रिय पूंजीवादी व्यवस्था में राज्य द्वारा 25 साल के लिए रिटर्न सुनिश्चित किया जाना असामान्य था। हलचल होने के केंद्रीकृत नियोजन बिजली की प्रणाली का प्रदर्शन बिगड़ना तय था। अब इस प्रणाली को 3 झटके लग रहे थे। पहला है कि जलवायु परिवर्तन जो होना ही था। दुनिया भर में बढ़ते तापमान पर वैज्ञानिक एकमत होकर कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रुकना चाहिए और अब यह नैतिक बाधा नहीं रहेगी बल्कि ये आर्थिक दिक्कत है। जो कार्बन प्राइसिंग 1 जनवरी 26 से लागू होने जा रही यूरोपीय कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जैसी व्यवस्थाओं के कारण ही है। इसमें वित्तीय क्षेत्र का भी हाथ है, जो साफ समझ आ गया है कि जीवाश्म ईंधन का उत्पादन कभी न कभी बंद हो जाएगा और इस नई परियोजना भी दांव पर नहीं खिला सकता है इसमें। दूसरा झटका तकनीकी से जुड़ा हुआ ही है कि इसमें सोलर फोटो वोल्टिक और लिथियम आयन बैटरी जबरदस्ती तरक्की देखी जा रही है। यह तरक्की बुनियादी शोध पर विकसित देशों के खर्च से और बाद में राइट्स लॉ से आई है, जो कहता है कि कुल उत्पादन जैसे कि दोगुना होता है और लागत गिरती जा रही है। क्रमिक सुधार भी नहीं है इसमें, बल्कि पूंजी की कुशलता में जबरदस्त बदलाव हो रहा है। और पवन ऊर्जा उत्पादन अन्य भंडारण तकनीकों में लाभ इतने नाटकीय चाहे नहीं है मगर बहुत अधिक है इसमें। भारत में पश्चिमी घाट जैसे भौगोलिक क्षेत्र के लिए खास तौर पर कारगर पंप हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टोरेज जैसे विकल्पों पर सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। तीसरा झटका मांग का आया है कि सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी माइनिंग शुरू हुई थी, इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, और इन तकनीकों को बहुत अधिक बिजली की जरूरत होती है। इसी की वजह से बिजली की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही थी, जिसकी तालमेल बिठाना केंद्रीय नियोजन व्यवस्था के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। इन तीनों बदलावों ने दुनिया में केंद्रीकृत योजना नियोजन बिजली प्रणालियों को चरमरा दिया है और ठहरी हुई दुनिया के लिए तैयार किए गए ग्रिड में न तो नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादक आ सकते हैं, न ही आज के उपभोक्ताओं की मांगें पूरी की जा सकती है। हम लोग इन टुकड़ों में बदलाव गुजर रहे हैं। तकनीक आनी है और इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन संस्थागत ढांचा, संसाधन बांटने वाले मूल्य व्यवस्था नदारद है। हार्डवेयर तैयार है मगर बाजार अर्थव्यवस्था का सॉफ्टवेयर ही नहीं है। पाकिस्तान में बिजली व्यवस्था की कहानी बताती है कि भारत में क्या हो सकता है। भारत के कई राज्यों के खजानों की बात ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में किशोरों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध के मायने। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है। ये पाबंदियाँ फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, थ्रेड्स, टिकटॉक, एक्स, यूट्यूब, रेडिट, किक और ट्विच जैसी स्ट्रीमिंग साइटों पर लगाई हैं। अब इन प्लेटफॉर्मों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उम्र की पुष्टि की जाए। ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इन प्लेटफॉर्म पर अकाउंट ना बना पाए। अगर किसी बच्चे ने अकाउंट बना दिया तो उसे बंद कर दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया सरकार कुछ गेमिंग प्लेटफॉर्म पर भी प्रतिबंध लगाने का विचार कर रही है। आने वाले समय में इसको लेकर चुनौतियां भी आ सकती हैं और दूसरे देश भी ऐसे कानून बनाए। इस प्रतिबंध या तात्कालिक का कारण है साइबर बुलिंग। इंटरनेट या सोशल मीडिया पर धमका जाने या परेशान किए जाने वाली घटना है, जो बच्चों की दुखद मौतों का कारण है। ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा बनाए गए अध्ययन से पता लगता है कि सोशल मीडिया न केवल साइबर बुलिंग यानी यौन उत्पीड़न या नाबालिगों को बहला फुसलाकर यौन शोषण करने वाले अपराधियों की गतिविधियों की आम बात बन गई है। इस प्रतिबंध का एक बड़ा असर ये होगा, ऑस्ट्रेलियाई जो सोशल मीडिया उपयोगकर्ता का निजता का खतरा में पड़ जाएगी और पहचान की पुष्टि करने की प्रक्रिया बहुत निजी होगी। इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो निजी डाटा जमा कर पाएंगे। हालांकि प्लेटफॉर्म को पहचान करने की पुष्टि के बाद डेटा नष्ट करना होगा, लेकिन इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बुरा असर पड़ता है क्योंकि गुमनाम रहना संभव नहीं होगा। इस प्रतिबंध से सोशल मीडिया मंच के इस्तेमाल में कमी आएगी और युवा उपयोगकर्ता न केवल सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों पर एक बड़ा हिस्सा है, बल्कि वे इन पर सबसे ज़्यादा सक्रिय भी रहते हैं। सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताते हैं और ज़्यादा चैट भी करते हैं। इससे विज्ञापन से होने वाली आय भी कम होगी। उन उपयोगकर्ताओं से हटाने से विज्ञापन से होने वाली आय भी कम हो जाएगी और जो कि सबसे बड़ा स्रोत भी है। मेटा के लिए 90% से ज़्यादा विज्ञापन से आय होती है। हालांकि सोशल मीडिया मंच को प्लेटफॉर्म में संग्रहित किए गए डेटा को नष्ट करना होगा, लेकिन वे शायद
इससे पैसे कमाने के नए तरीके से खोजने लगे होंगे। पहचान की पुष्टि करने की नई प्रक्रिया भी कमी आई है। जैसे कि बच्चे होते हैं, डिजिटल दुनिया माहिर होते हैं, वे VPN नकली आईडी का उपयोग करके वयस्क बन करके जिन मंचों पर अभी प्रतिबंध नहीं लगा है उन मंचों को खोजकर इस प्रतिबंध को बचने के तरीके खोज निकालते हैं। सोशल मीडिया मंच इसका जवाब वैश्विक पहचान की पुष्टि करने वाले तंत्र स्थापित करके और सभी उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा एकत्र करके दे सकते हैं, क्योंकि इसमें उनका फायदा है। कई सरकारें भी ऐसा होने दे सकती हैं जब तक कि उनकी खुद की अपनी डेटा से पहुंच हो, भले ही प्लेटफॉर्म को पहचान की पुष्टि के बाद उसे हटाना पड़े। इसलिए नेता और गुमनामी अभिव्यक्ति की आज़ादी, इसका असर पूरी दुनिया में हो सकता है। भारत में भी इसका असर हो सकता है। डिजिटल जो निजी डेटा संरक्षण अधिनियम जैसे कानूनों में सरकार के लिए कुछ अपवाद हैं। सरकारी एजेंसियों के पास मौजूदा डाटा को हमेशा हटाने का अधिकार नहीं दिया गया है। साइबर बुलिंग को कम करने यानी यौन अपराधियों तक पहुंचने से रोकने के मामले में इस प्रतिबंध की प्रभावशीलता आकलन करने के समय और डेटा की आवश्यकता होगी, और इसके अलावा कुछ अन्य संभावित प्रभावों के लिए आकलन के लिए सालों और दशकों तक चलने वाले अध्ययन करने होंगे। सोशल मीडिया डिजिटल तंत्र का अहम हिस्सा होता है, और जैसे कि रेडिट, ट्विच और यूट्यूब का इस्तेमाल करने वाले बच्चे इन प्लेटफॉर्म पर कोडिंग और गणित, भाषाएं, भूगोल, जीव विज्ञान जैसी कुछ विषय भी सीखते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया छोटे शारीरिक रूप से अलग समुदायों के अकेलेपन को कम करने में मदद करता है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कई समुदाय हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 60 साल पहले रेडियो टीवी के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा की शुरुआत की थी, ताकि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले बच्चों को भी शिक्षा मिल सके। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने से सीखने में भी कमी आ सकती है, और दूर दराज के इलाकों में बच्चों के जीवन में खालीपन भी आ सकता है। एक और निश्चित पहलू है कि बच्चों की मानसिकता का विकास। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जो बच्चे कम उम्र में सोशल मीडिया के संपर्क में आते हैं, कई बच्चों के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल लगभग 3 साल के शुरू में हो जाता है। इसमें पढ़ने, बोलने, गणना करने, सीखने की कौशल का विकास भी ठीक से नहीं हो पाता है। उन्हें सोशल मीडिया से दूर रखने की शिक्षा बेहतर हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया में इस मामले में एक प्रयोग हो सकता है। लगभग 10 से 15 सालों में हमें पता लग जाना चाहिए कि क्या प्रतिबंध के बाद बड़े होने वाले ऑस्ट्रेलियाई बच्चे ज़्यादा होशियार हैं या बेहतर व्यक्तित्व वाले हैं, या वे शिक्षा के स्तर के मामले में गैर प्रतिबंध वाले देशों के पीछे हैं या सामाजिक रूप से अधिक अजीब हैं। तो ऐसे में इस प्रतिबंध को एक बड़े पैमाने पर प्रयोग करके देखना होगा। और व्यापक संदर्भ में देखें तो ऑस्ट्रेलिया में यौन संबंध बनाने की कानूनी उम्र 16 साल है, और 16 साल के बच्चों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता है, क्योंकि शराब का सेवन 18 साल की उम्र में कानूनन है, और मतदान की भी यही उम्र है। इसलिए इस प्रतिबंध पर अंदाजा लगा सकता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना यौन संबंध बनाने या गाड़ी चलाने जितना ही खतरनाक है, लेकिन शराब पीने या मतदान के जरिए उन लोगों को चुनने का अधिकार सबसे कम खतरनाक है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर सकते हैं, और सच है या नहीं है यह तो समय बताएगा। अगला जनसत्ता का एडिटोरियल है, भारत रूस संबंधों में नए आयाम। धीरज यादव लिखते हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हालिया भारत यात्रा ऐसे समय में हुई जब वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। पिछले कुछ समय से दुनिया में शक्ति संतुलन बदल रहा है। विभिन्न देशों की विदेश नीतियों में नई प्राथमिकता आकार ले रही हैं। ऐसे में भारत और रूस के बीच शीर्ष स्तरीय संवाद केवल औपचारिकता नहीं बल्कि संकेत है कि दोनों देश वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अपनी सामरिक साझेदारियों को नई ऊर्जा देना चाहते हैं। पुतिन की यह यात्रा इस बात की पुष्टि करती है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को सुरक्षित रखते हुए बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में संतुलित और सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस यात्रा का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि विश्व स्तर पर यूक्रेन युद्ध और रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव, रूस चीन नजदीकियां और अमेरिका की नई व्यापार नीतियों मिलकर एक जटिल भू राजनीतिक वातावरण बना रही हैं। भारत आज वैश्विक दक्षिण की प्रमुख आवाज बनकर उभरा है। ऐसी स्थिति में अपनी विदेश नीति में परिपक्वता और संतुलन दोनों का परिचय दे रहा है। पुतिन की यात्रा का सार यही है कि भारत किसी के दबाव में नहीं है बल्कि अपने हितों और मूल्यों के अनुरूप निर्णय लेता है। भारत और रूस के संबंधों की नींव शीत युद्ध के काल में पड़ी थी। वर्ष 71 में भारत सोवियत मैत्री संधि ने दोनों देशों के बीच ऐसे विश्वास का निर्माण किया जिसे समय और सत्ता परिवर्तन भी कमजोर नहीं कर सकती है। रक्षा, अंतरिक्ष और ऊर्जा और वैज्ञानिक तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत होता गया। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के आकार देने में रूसी वैज्ञानिक सहयोगी निर्णायक भूमिका रही उनकी। रक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार हुआ है। भारतीय सेना के लगभग 60 से 70% उपकरण किसी न किसी रूप में रूस की तकनीकी पर आधारित हैं।
Su-30 MKI लड़ाकू विमान, T-90 टैंक और S-400 मिसाइल प्रणाली, ब्रह्मोस जैसी संयुक्त परियोजना इस विश्वास का प्रमाण है। यही ऐतिहासिक संबंध आज भी दोनों देशों को एक दूसरे से सुरक्षा और रणनीतिक प्राथमिकताओं के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध ने यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की राजनीति को बदल दिया है। पश्चिमी प्रतिबंधों ने रूस को आर्थिक और रणनीतिक दोनों स्तरों पर नए सहयोगियों के तलाश के लिए प्रेरित किया है। एशिया विशेषकर भारत, चीन और रूस की आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण साझेदार बनकर उभरे हैं। भारत ने यूक्रेन संकट की शुरुआत से संतुलित रुख अपनाया है, न तो युद्ध का समर्थन किया है, न ही किसी पक्ष का कठोर विरोध किया है, बल्कि संवाद और शांतिपूर्ण समाधान का आग्रह किया। यह नीति भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और स्वतंत्र विदेश नीति का प्रत्यक्ष उदाहरण है। पश्चिमी दबाव के बावजूद भारत रूस संवाद की निरंतरता इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी वैश्विक शक्ति के प्रभाव में निर्णय नहीं लेता है, बल्कि अपने दीर्घकालिक हितों को प्राथमिकता देता है। यह उल्लेखनीय है कि भारत ने इस अवधि में रूस से व्यापक स्तर पर तेल खरीदा है, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की महंगाई आपूर्ति संकट बचाने में मदद किया है। हाल ही के वर्षों में रूस चीन संबंधों में काफी प्रगाढ़ता आई है। यह निकटता पश्चिमी प्रतिबंधों और भू राजनीतिक तनावों का स्वाभाविक परिणाम है, मगर इसके भारत पर कई प्रभाव हैं। चीन भारत का प्रमुख रणनीतिक प्रतिद्वंदी है और रूस का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार भी बन गया है। यह स्थिति पहली दृष्टि में भारत के लिए चुनौती बन सकती है, हालांकि इसके भीतर अवसर भी निहित हैं। भारत के लिए रूस सिर्फ एक व्यापारिक साझेदार ही नहीं बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोगी है। रूस के वैज्ञानिक, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में भारत के साथ दशकों से बने भरोसों को केवल चीन की निकटता ही कम नहीं कर सकती है। इस जटिल त्रिकोणीय परिदृश्य में भारत के पास पर्याप्त रणनीतिक अवसर हैं, जिनके माध्यम से वह रूस के साथ अन्य संबंधों को चीन रूस समीकरण से अलग दिशा में आगे बढ़ा सकता है। इसी संतुलनकारी भूमिका ने भारत को वैश्विक स्तर पर एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित किया है। अमेरिका की ओर से चीन पर शुल्क बढ़ाने के बाद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का पुनर्गठन तेज हो गया है। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत सहित एशिया के अन्य देशों में वैकल्पिक विनिर्माण क्षमता तलाश रही हैं। यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर है, पर साथ ही चुनौतियां भी कम नहीं है, क्योंकि अमेरिका और रूस दोनों के साथ भारत संतुलित संबंध बनाए रखने की नीति पर चलता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी मजबूत हो रही है, जबकि रूस इस क्षेत्र में चीन के साथ गहरी साझेदारी चाहता है। इस विरोधाभासी परिदृश्य में भारत की कूटनीति को अत्यंत सावधानी से आगे बढ़ाना होगा। भारत ने अभी तक इस संतुलन को कुशलता से निभाया है और यही उसकी विदेश नीति की सबसे बड़ी उपलब्धि है। रक्षा क्षेत्र की बात करें तो भविष्य की दिशा में संयुक्त उत्पादन और तकनीकी हस्तांतरण के मॉडल पर आधारित होगी। भारत आत्मनिर्भरता रक्षा उत्पादन की ओर बढ़ रहा है और रूस इसके लिए एक विश्वसनीय साझेदार बन सकता है। ब्रह्मोस जैसी सफल परियोजनाएं दोनों देशों की क्षमता को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि व्यापारिक क्षेत्र में नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भारत के लिए यूरोप और मध्य एशिया से जोड़ने का नया मार्ग खोल सकता है। इसके अलावा यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौता पर चल रही बातचीत भविष्य में भारत के व्यापार को कई गुना बढ़ा सकती है और वैश्विक व्यवस्था तेजी से बहुध्रुवीय स्वरूप ले रही है। अमेरिका, चीन, रूस उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच शक्ति का पुनर्संतुलन बन रहा है। भारत रूस संबंध इस व्यापक वैश्विक भूमिका के महत्वपूर्ण घटक हैं। आने वाले वर्षों में भारत रूस ऊर्जा और रक्षा, उर्वरक, आर्कटिक सहयोग, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में अपने सहयोगों को नई दिशा में विस्तार दे सकते हैं। उत्तरी समुद्री मार्ग के माध्यम से एशिया और यूरोप के बीच तेज आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में भारत की भूमिका भविष्य में महत्वपूर्ण हो सकती है। कृषि क्षेत्र की दृष्टि से भारत के लिए रूस उर्वरक का एक स्थिर और किफायती स्रोत बना हुआ है, जिसने वैश्विक मूल्य वृद्धि के दौर में भारतीय किसानों को बड़ी राहत दी है। रूस की ऊर्जा परियोजना में भारत की भागीदारी दोनों देशों के साथ आर्थिक संबंधों में नई गहराई जोड़ सकती है और साइबर सुरक्षा और नवोन्मेषी डिजिटल तकनीकों के क्षेत्र में रूस की वैज्ञानिक विशेषज्ञता और भारत की तकनीकी क्षमता मिलकर महत्वपूर्ण वैश्विक खतरों से निपटने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भी संभावना व्यापक है, विशेष रूप से गगनयान मिशन और भविष्य की मानव अंतरिक्ष उड़ान परियोजनाओं में रूस की भूमिका अहम है। इन सभी आयामों
के बीच भारत रूस संबंधों की स्थिरता इस बात को रेखांकित करती है कि यह साझेदारी केवल कूटनीतिक विकल्प नहीं बल्कि बहुध्रुवीय होती वैश्विक व्यवस्था में भारत की रणनीति की आवश्यकता है। मौजूदा परिस्थितियां यही संकेत देती है कि दोनों देशों की साझेदारी आने वाले वर्षों में और अधिक मजबूत, बहुआयामी और भारत के दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों के अनुरूप विकसित होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।